हेलो बेटा, कैसे हाल है? जेई मेन 2025 का वन शॉट रिवीजन चल रहा है हमारा। उसी सीरीज में आज डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं कि चार्ज की दो स्टेट हम लेकर के चलते हैं। एक स्टेट होती है जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में कंसीडर करते हैं, दैट इज स्टैटिक चार्ज, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया। और एक स्टेट होती है मोशन की, व्हेन द चार्ज इन द मोशन। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज की बात होती है तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब बेसिक कहानी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन अगर करना हो, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अगर देनी है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब हुआ कि टाइम की वैल्यू अगर मैं 1 सेकंड से चेंज कर देता हूं तो चार्ज की वैल्यू कितनी चेंज हो जाती है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। किसी भी कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास होकर के जा रहा है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यूनिफॉर्म की अगर अपन बात करेंगे, यूनिफॉर्म करंट अगर होगा और हम कहेंगे कि टी टाइम इंटरवल में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम करंट आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी कह सकते हैं। ठीक है। एम्पियर उसकी यूनिट होती है। और करंट का जो फ्लो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ये हम सब जानते हैं कि करंट का फ्लो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है। कन्वेंशनल करंट की अगर बात करें तो मतलब स्टार्टिंग में जो करंट के बारे में डिस्कशन हुआ था, उस समय पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट का फ्लो माना जाता था। तो इसलिए कन्वेंशनल करंट की अगर हम बात करें तो उसका डायरेक्शन हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो डायरेक्शन होता है, मतलब जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर करते हैं हमेशा। ठीक है। एक्चुअल में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। मैं मान करके चलूं कि कोई भी क्रॉस सेक्शन है, उसमें से टी सेकंड में एन इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। करंट की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने फॉर्मूला लिखा था आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो मुझे ये पता करना है कि टी टाइम में उस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज पास हुआ। एक इलेक्ट्रॉन के पास में चार्ज ई है, एन इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो चार्ज हो गया एन ई। वेरी सिंपल। तो अगर टी टाइम में एन इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे तो करंट का वैल्यू आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी हो जाएगा। अगर मैं करंट की वैल्यू 1 एम्पियर लेकर के चलूं, 1 सेकंड का टाइम लूं, मतलब मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो। सो 1 एम्पियर का करंट अगर होगा तो 1 सेकंड में पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये वैल्यू मैंने 1 कर दी, ये वैल्यू मैंने 1 कर दी, एन इक्वल्स टू 1 आ गया। तो n इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, दैट इज 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। सिंपल कैलकुलेशन है। इसका मतलब बेटा किसी भी क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। ठीक है। वही कैलकुलेशन यहाँ है और वही वैल्यू यहाँ पर शो की हुई है। कुछ और बेसिक बात इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की मैंने अभी जैसे बात की थी, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन टू बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा हमेशा करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता हुआ कंसीडर करेंगे। वैल्यू ऑफ द करंट इज सेम थ्रू आउट द कंडक्टर इज रेस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एट डिफरेंट पॉइंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे पास में कंडक्टिंग वायर है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मतलब अलग अलग जगह पर क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, तो सारे क्रॉस सेक्शन पर करंट की वैल्यू सेम होगी। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं कहूं कि यहां से 2 एम्पियर का करंट एंटर हुआ तो बेटा इस क्रॉस सेक्शन से 2 एम्पियर का करंट निकलेगा भी। बीच में किसी एक क्रॉस सेक्शन पर अगर बात करूंगा तो वहां से भी 2 एम्पियर का करंट ही पास हो रहा होगा। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन चाहे डिफरेंट हो बट सारे क्रॉस सेक्शंस पर करंट की वैल्यू सेम होगी। तो लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है। और इसी के साथ में एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जितना करंट आया उतना करंट निकल गया। इसका मतलब कोई भी चार्ज कंडक्टर में एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, स्टे नहीं कर रहा है, रुक नहीं रहा है। और कोई भी चार्ज रुक नहीं रहा है तो कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज विल बी जीरो। नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पर अगर करंट का फ्लो हो रहा है
तो किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज विल बी 0। ठीक है, करंट के साथ में एक टर्म आती है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि करंट डेंसिटी भी करंट है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में से जो पास होता है, मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो करंट पास होता है उसी को हम करंट डेंसिटी कह देते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से डेफिनेशन की बात करेंगे तो करंट डेंसिटी को मैंने जे से डिनोट किया, दैट इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए करंट अपॉन एरिया। यहां ए की वैल्यू अगर मैं 1 कर दूंगा तो जे इक्वल्स टू आई हो जाएगा। सो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1। ठीक है, चेक करके देखते हैं। The current density at a point in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section of the conductor of that point। ठीक है, करंट को क्रॉस सेक्शन से डिवाइड कर दो, करंट डेंसिटी आ जाएगा। आई करंट हो गया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है करंट से रिलेटेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग समझ लें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज है? मान लो मेरे पास में एक कंडक्टिंग वायर है, मैंने इस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस कंडक्टर की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड पर भागेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, एंड अब डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एन अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट गिव एन एक्सीलरेटेड मोशन टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉलिजन होता है और कॉलिजन की वजह से बार बार उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, इसलिए हम एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे। बट सिंपली गिव्स देम स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी जिसका ऑर्डर है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड along the length of the wire towards the end at higher potential की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब एक रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, I इक्वल्स टू NeAVD। ठीक है, इसमें n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहां पर मेंशन भी है पर यूनिट वॉल्यूम, number of free electrons per unit volume, A is the cross section, E is the charge of electron, Vd is the drift velocity। ठीक है, तो I equals to NeAVD, छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। N का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां से अगर मैं करंट डेंसिटी की बात करूं तो करंट के लिए मैंने ये लिखा, करंट डेंसिटी की अगर बात करूंगा तो A से डिवाइड कर दूंगा, तो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू NeVD, मतलब I और VD के रिलेशन में से अगर मैं A को हटा दूं तो I की जगह J लगा दूं और J और VD का रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, एक टर्म रिलैक्सेशन टाइम और है। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने यहां पर बात की तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन करते हैं तो मोशन करते हुए कॉलिजन करते हैं, कॉलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन टकरा करके किसी दूसरे डायरेक्शन में भागा, फिर वहां पर किसी आयन से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से फिर वहां पर कॉलिजन किया, कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन चलते रहते हैं। दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उस टाइम इंटरवल को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, उस रिलैक्सेशन टाइम और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है Vd इक्वल्स टू E टो अपॉन m। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो E पर वेक्टर आया, Vd पर वेक्टर आया, वेक्टर आया तो यहां पर माइनस साइन है। देखो बेटा, केवल मैग्नीट्यूड की अगर बात करनी है तो मैं कह सकता हूं E अपॉन m इंटू टो, दिस इज द रिलेशन ऑफ Vd एंड E। बट अगर वेक्टर की बात करेंगे, यहां वेक्टर लेंगे तो यहां वेक्टर लेंगे और यहां माइनस आएगा। माइनस का रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो Vd वेक्टर और E वेक्टर हमेशा एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन आया जब हमने उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा। ठीक है, ये करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये एक बेसिक डिस्कशन है करंट से रिलेटेड। ठीक है, अब बात आती है ओम्स लॉ की। बहुत ही बेसिक लॉ है, सब लोग जानते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है?
ओम्स लॉ ये कहता है कि एक कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज मत करो। फिजिकल स्टेट का मतलब उसका जो साइज है, उसका जो शेप है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो प्रेशर है, अगर मैं एक कंडक्टर के फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं करता हूं और फिर मैं उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं, तो कोरस्पॉन्डिंगली करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी और करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, there is no change in the physical state of a conductor, then the ratio of potential difference applied at its ends and the current flowing through it is constant। तो V और I का जो रेशियो आएगा वो रेशियो कांस्टेंट होगा। इस बात को मैं कह सकता हूं कि V प्रोपोर्शनल टू I होगा, इक्वल के साइन के साथ में कांस्टेंट R आएगा। ये हमारा फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं कि V इक्वल टू आई आर एक फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ में, R रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो ओम्स लॉ ने कहा V इक्वल टू आई आर होता है कंडक्टर के लिए। अच्छा, दो तरह के कंडक्टर होते हैं, छोटी सी इंफॉर्मेशन ये भी दे दूं। दो तरह के कंडक्टर होते हैं, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो है जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और फॉलो नहीं करने का मतलब हुआ कि जिनके लिए V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होता है। ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं उनको हम नॉन ओमिक कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड है। एक्चुअल में अगर बात करें तो रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है। ये 4 चीजें हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, यहां अगर देखें तो दो फैक्टर मेरे सामने आ रहे हैं, R प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ वाली बात आ गई, और R प्रोपोर्शनल टू 1/A, एरिया वाली बात। कंबाइन किया बेटा तो R प्रोपोर्शनल टू L/A बन गया, कांस्टेंट लिया तो रो आ गया। ये जो रो है ना, ये बड़े काम की चीज है। रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और इसी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, इस कहानी को थोड़ा सा समझ लेना। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है? जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं है। रेजिस्टिविटी इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकंड इज टेम्परेचर। ठीक है, मटेरियल को चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर को चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। यहां अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो रेजिस्टेंस इन 3 चीजों पर डिपेंड है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन ये तो हमें डायरेक्टली नजर आ भी रहे हैं। क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड है और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पर डिपेंड है, इसलिए हम कह देंगे कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड है, क्योंकि वो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड है, और रेजिस्टिविटी इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इन टोटल इन 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, बट रेजिस्टिविटी केवल 2 फैक्टर्स पर डिपेंड है, दैट इज मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, R2 इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। R1 रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर T1 रहा, और R2 रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, मतलब पहले टेम्परेचर T1 है तो रेजिस्टेंस R1 है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने T2 कर दिया तो उस पर रेजिस्टेंस R2 हो गया। यहां एक कांस्टेंट है अल्फा, जिसको हम कहते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो ये एक फॉर्मूला है। टेम्परेचर का डिफरेंस यहां पर लेना है, इसलिए यहां पर मैं इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले सकता हूं और केल्विन में भी ले सकता हूं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की अगर बात करूंगा तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम आएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर टेम्परेचर को केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में किसी भी तरह से ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है? ये जो अल्फा है ना बेटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। कंडक्टर के केस में ये वैल्यू होती है पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर के केस में ये वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है,
पॉजिटिव का मतलब अब ये हो गया कि इफ द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, और नेगेटिव का मतलब हो गया इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। सो कंडक्टर के केस में मैं कहता हूं कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और सेमीकंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये फॉर्मूले के बेसिस पर बात हुई है। इसका कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें रो का फॉर्मूला आता है m/ne² टो। मैं रिकमेंड करता हूं इसके लिए क्योंकि इसको डिटेल में इतना डिस्कस करने की हमें जरूरत भी नहीं है और हम इतना टाइम इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस फैक्टर को एनसीईआरटी में से कंसल्ट कर सकते हो, एनसीईआरटी में से इस चीज को देख सकते हो। रो इक्वल्स टू m/ne² टो। यहां से पता लगता है कि क्यों ऐसा हुआ कि कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ और सेमीकंडक्टर में उल्टा हुआ। ठीक है, मैटर है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम का। तो आप एनसीईआरटी में से देखेंगे वो कहानी समझ में आ जाएगी। अभी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डायरेक्टली इसको दिमाग में रखेंगे कि कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव और सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव है। ठीक है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देख लें कि टेम्परेचर वाला क्वेश्चन रेजिस्टेंस का किस तरीके का बना। Resistance of the wire is measured as 2 ohm and 3 ohm at 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं रेजिस्टेंस लूं तो 2 ओम आ रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर मैं रेजिस्टेंस लूं तो 3 ओम आ रहा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा कैलकुलेट करना है, बड़ा सिंपल है। R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है, R2 हो गया है 3 ओम, R1 हो गया 2 ओम, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 किया, दैट इज 30 माइनस 10। सॉल्व करेंगे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स में। ठीक है, अब एक बात तो मेरे को कॉमन सेंस से समझ में इतनी आ रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ में रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडक्टर, और कंडक्टर का केस है तो अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो नेगेटिव वाला ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए, हालांकि इसमें नेगेटिव वाला एक ही ऑप्शन है। सो अल्टीमेटली हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है कि अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा रेजिस्टिविटी पर अभी हमने बात की, अब रेजिस्टिविटी की पूरी कहानी देख लेते हैं। कुछ तो हमने डिस्कस कर भी लिया रेजिस्टिविटी के मामले में। रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। यही बात हमारी थी, मटेरियल पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड है, लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दिस इज फॉर द कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए है। वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी इज लीस्ट फॉर द कंडक्टर्स एंड मोस्ट फॉर द इंसुलेटर। ये तो एक जनरल नॉलेज वाली बात है कि हम कंडक्टिविटी के बेसिस पर अगर बात करें तो सब्सटेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। कंडक्टर में से करंट का फ्लो इजीली होता है तो उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, सेमीकंडक्टर की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी जिसको हमने डिनोट किया सिग्मा से। सो सिग्मा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। रो इज द रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। तो एक रिलेशन हमारे पास में आता है J इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है, ये ओम्स लॉ की ही एक दूसरी फॉर्म है, ध्यान रखना इसको। मे बी ऐसा एमसीक्यू बन जाए कि भाई ओम्स लॉ 4 ऑप्शन दिए कि व्हाट इज द ओम्स लॉ, तो 4 ऑप्शन दिए तो उनमें से एक ऑप्शन अगर ये होता है तो ये भी ओम्स लॉ की ही एक फॉर्म है। मतलब जो हम V इक्वल्स टू IR लिखते हैं बेटा, उसी को सॉल्व करके अल्टीमेटली ये चीज आ जाती है। ठीक है, R की वैल्यू लिखते हैं रो L अपॉन ए, फिर V को लिखते हैं E इंटू एल, पूरा जब सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली ये आ जाता है। तो ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR भी कह सकते हैं और ओम्स लॉ J इक्वल्स टू सिग्मा E भी कह सकते हैं। अब इसको मैं एक दूसरे पैटर्न में भी लिख सकता हूं, J इक्वल्स टू E अपॉन रो, सिग्मा को 1 अपॉन रो लिख दिया, तो यहां से रो इक्वल्स टू E अपॉन J, जो कहानी यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, कोई एक बात याद रख लो, इस पर रिक्वायरमेंट उसको ऊपर नीचे तो हम कर ही सकते हैं, रिलेशंस मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है या टॉपिक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। एक वायर को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट आता है।
पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है। सपोज मेरे पास में कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शन A1 है, खींच करके मैंने उसकी लेंथ को इंक्रीज किया, अंडरस्टूड है कि क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, वायर पतला हो जाएगा। लेंथ सपोज उसकी L2 हो गई है और क्रॉस सेक्शन A2 हो गया है। इस प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहनी है? एक बेसिक नॉलेज के बेसिस पर अगर बात करें तो मटेरियल वही है जो पहले था, इसका मतलब डेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो डेंसिटी है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। वायर का मास उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि ना तो इसमें कोई वायर हमने ऐड किया है और ना इसमें से कोई वायर हमने कट करके अलग किया है। तो जितना मास यहाँ पर उतना मास यहाँ पर रहेगा। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम रहेगी, मास भी सेम रहा, डेंसिटी भी सेम रही तो वॉल्यूम सेम रहेगा। दिस इज द बेसिक फंडा। वॉल्यूम अगर मैं पहले लिखूं तो A1 L1, बाद में लिखूं तो A2 L2। यहां से मेरे पास में एक रेशियो आ गया A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू A1 अपॉन L2 अपॉन L1। ठीक है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1 आ गया। अब रेजिस्टेंस का रेशियो अगर लेते हैं तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1, और ये हो गया A2 अपॉन रो L2। वही रो L अपॉन A वाला फॉर्मूला लगाया, R1 का एक्सप्रेशन लिखा, R2 का एक्सप्रेशन लिखा, डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो यहां से R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रो से रो कैंसिल हुआ, दैट इज L1 अपॉन L2 एंड A2 अपॉन A1। ठीक है, वायर को जब हम स्ट्रेच करते हैं और उसकी लेंथ में चेंज आता है, क्रॉस सेक्शन में चेंज आता है, तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो ये हो जाता है। ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों की फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, अगर मुझे एक्सप्रेशन केवल लेंथ की फॉर्म में लिखना है तो मैं यहां से A2 अपॉन A1 की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। ये A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। अगर मैं उल्टा करूं, मतलब A2 अपॉन A1 करूंगा तो ये L1 अपॉन L2 हो जाएगा। सो यहां पर ये L1 अपॉन L2 है और यहां पर इसकी जगह L1 अपॉन L2 हो जाएगा, तो ये L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बात जो बेटा यहां पर लिखी हुई है। सो एक वायर को स्ट्रेच किया, उसकी इनिशियली लेंथ L1 है, स्ट्रेच करने के बाद में उसकी लेंथ L2 हो गई, तो रेजिस्टेंस का रेशियो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर है। ठीक है, लेंथ की फॉर्म में। कई बार ऐसा भी होता है कि लेंथ की इंफॉर्मेशन ना होकर के क्रॉस सेक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, तो अब मैं इस रेशियो को क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं। R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू A2 अपॉन A1 मैंने लिया। अब मुझे क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में चाहिए तो मैं L1 अपॉन L2 की वैल्यू यहां से ले लेता हूं। L1 अपॉन L2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये A2 अपॉन A1 बनेगा, दैट इज A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर, अगर मुझे क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में चाहिए तो। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, ये भी अगर मैं रेडियस की फॉर्म में लेना चाहूं, कई बार रेडियस का रेशियो देते हैं और रेडियस की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर मैं रेडियस की फॉर्म में लिखना चाहूं तो पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर, दैट इज R2 अपॉन R1 की पावर 4, ये आ गया। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे ये और ये तीन एक्सप्रेशन डायरेक्टली दिमाग में रखने हैं एक वायर को स्ट्रेच करने वाले केस में, कि अगर मैंने एक वायर को स्ट्रेच किया और उसकी लेंथ L1 से L2 हो गई तो रेजिस्टेंसेस का रेशियो लेंथ की फॉर्म में ये आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में अगर बात करेंगे तो रेशियो ये आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन के रेडियस की फॉर्म में अगर बात करेंगे तो रेशियो ये आ जाएगा। तो R1 अपॉन R2 L1 अपॉन L2 स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन में बात करेंगे 1 की जगह 2 कर देना है और 2 की जगह 1 कर देना है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। लेंथ की फॉर्म में अगर चाहिए तो 1 अपॉन 2 ले रहे तो 1 अपॉन 2 आएगा, क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में ले रहे तो 1 अपॉन 2 ले रहे तो 2 अपॉन 1 आएगा, और इसके अकॉर्डिंग ही रेडियस का आएगा। 2 अपॉन 1 है तो यहाँ भी रेडियस का R2 और रेडियस का R1, बट यहाँ क्रॉस सेक्शन की बात करो तो स्क्वायर और रेडियस की फॉर्म में बात करोगे तो पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, दो पॉइंट लिखे हुए हैं जो क्वेश्चंस में डायरेक्टली हमारे काम आ जाते हैं। इफ अ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स द ओरिजिनल। एक वायर का रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको स्ट्रेच करके खींच करके उसकी लेंथ को अगर n टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कैसे? L2 को मैंने n L1 कर दिया, यहां से कैलकुलेट करूं तो R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन n L1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ 1 अपॉन n स्क्वायर, तो R2 इक्वल्स टू n स्क्वायर R1, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स।
2 टाइम्स अगर मैंने लेंथ को कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स अगर मैंने लेंथ को कर दिया तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर कर दो उसका n का। एक और पॉइंट, इफ x% ऑफ चेंज इज ब्रॉट इन लेंथ ऑफ अ वायर, वायर की लेंथ को स्ट्रेच करने वाला ही केस है, अगर मैं उसकी लेंथ को x% चेंज करता हूं, इट्स रेजिस्टेंस विल चेंज बाय 2x%। लेकिन ये बात x की वैल्यू 5% तक हो, 5% के नीचे नीचे हो, 0 to 5% अगर है तो मैं ये वाली बात बोलूंगा। ये बेसिकली परसेंटेज चेंज का या एरर का जो फॉर्मूला बनाया जाता है उसके बेसिस पर लिखा गया है कि अगर मैं ऐसे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कैलकुलेट करूंगा तो 2 डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 आएगा। तो लेंथ में जितना परसेंटेज चेंज आएगा रेजिस्टेंस में इसका 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज आएगा। लेकिन वो बात तब लिखी जाती है जब वैल्यू परसेंटेज चेंज की 5% तक हो, मतलब 5% मैक्सिमम या फिर उससे कम हो। ठीक है, तो x% चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस 2x% हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि यार मैंने वायर को स्ट्रेच किया और मैंने उसकी लेंथ को 2% इंक्रीज कर दिया, 2% इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 4%। 2 टाइम्स कर देना है उसका, 5% तक के लिए एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन पर नजर डालते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके का आया। A wire of resistance R1 is drawn out so that its length is increased by twice of its original length. आगे बात सामने, increased by twice of its original length the ratio of new resistance। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 2 सेंटेंसेस में बोलता हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स और लेंथ बिकम्स 2 टाइम्स, ये 2 अलग अलग चीजें। ठीक है, लेंथ इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स का मतलब हुआ कि लेंथ 3 टाइम्स हो गई। इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स मतलब लेंथ अगर l थी तो मैंने उसको 2l इंक्रीज कर दिया। 2l इंक्रीज करने का मतलब लेंथ 3l हो गई है, मतलब 3 टाइम्स हो गई है। तो 2 टाइम्स अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो 3 टाइम्स हो जाएगी, और 2 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो 2 टाइम्स ही होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन की लैंग्वेज का ध्यान रखना है। is increased by twice of its original length, ओरिजिनल लेंथ का जो ट्वाइस है उतने से उसको इंक्रीज किया, इसका मतलब 3 टाइम्स हो गई, और 3 टाइम्स होने का मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स हो जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस और ओरिजिनल रेजिस्टेंस का रेशियो 9:1 आएगा। यहां अगर लिखा होता कि इज इंक्रीज अप टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ और इट बिकम्स ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, तो इस फिर रेशियो 4:1 आता, क्योंकि 2 टाइम्स होने का मतलब है कि रेजिस्टेंस फिर 4 टाइम्स होता। यहां 2 टाइम्स इंक्रीज किया है। ठीक है, इंक्रीज्ड बाय, राइट। यहां तक की कहानी क्लियर है 100% तरीके से, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आगे बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पर। सीरीज और पैरेलल 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, हम जानते हैं। कैपेसिटर में भी डिस्कस करते हैं, सेल्स के लिए भी डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में आगे हम सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर भी बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर रेजिस्टेंस कहता है कि भाई रेजिस्टेंसेस को हमने ऐसे लाइन में लगा दिया, रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3, V वोल्ट की बैटरी या सेल से उसको हमने कनेक्ट कर दिया, I करंट उसमें से फ्लो कर रहा है। अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो बेसिक चीज हम जानते हैं, R1 + R2 + R3 n रेजिस्टेंसेस होंगे, तो वहां तक कहानी चली जाएगी। If n resistances each of value r are connected in series, their resultant will be n। अगर मैंने सीरीज में r रेजिस्टेंसेस लगाए और उनका नंबर n है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा nr। ठीक है, तो यहां पर r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू nr हो जाएगा अगर n रेजिस्टेंसेस को लगाए तो। 2 रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन पे बात की है कि रेजिस्टेंसेस R1 और R2 हैं, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट तो R1 + R2 है ही। I की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज अगर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में कर सकता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेशन करके ये सब कुछ निकालने का जो टाइम है वो बच सकता है। अगर मुझे यहाँ पर R1 के लिए वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो V1 इक्वल्स टू VR1 अपॉन R1 + R2। इस रेजिस्टेंस पर अगर वोल्टेज चाहिए तो VR1 अपॉन R1 + R2। इस रेजिस्टेंस पर अगर वोल्टेज चाहिए तो VR2 अपॉन R1 + R2। तो R1 और R2 इन 2 बातों का ध्यान रखना है, V अपॉन R1 + R2 था ही, तो ऐसे हम दोनों पर वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके की कहानी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी आएगी। एक्सप्रेशन चेंज होंगे,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो ये रेजिस्टेंसेस 3 लिए मैंने, पैरेलल में लगा दिया, V वोल्ट की बैटरी होगी, करंट I1 I2 I3 हो गया। इक्विवेलेंट पे बात करेंगे तो 1/R 1/R1 1/R2 1/R3 सबको 1 के अपॉन में ले जाना, रेसिप्रोकल लेना है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब इसमें अगर मैं R वैल्यू के n रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R/n, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R/n। ठीक है, केवल रिकॉल करा रहा हूं, केवल याद दिला रहा हूं चीजें। दो रेजिस्टेंसेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, R1 और R2 का, V वोल्ट की बैटरी हो गई, करंट I है, I1 और I2 गए। ठीक है, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, जितना करंट यहां पर आया उतना ही करंट इधर जाएगा, तो I1 प्लस I2 मिलकर के I के इक्वल आएगा। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R इक्वलेंट, और R इक्वलेंट की वैल्यू पुट करूंगा तो यही आ जाएगा, करंट की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द गिवन नेटवर्क, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, जब भी इस तरह से दो पॉइंट्स की बात हो और कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर रखे हो, आपको इजीली अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आता है, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको 1% भी डाउट होगी कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में है, तो एक एडवाइस मैं आपको कर रहा हूं कि ए और बी के बीच में एक बैटरी अपनी तरफ से कनेक्ट करके देख लो, और उस साइड से खड़े होकर के देखो, आपको बहुत कुछ कहानी समझ में आएगी। अब अगर मैं यहाँ बैटरी कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से एक करंट आएगा और यहाँ पर वो करंट इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। अब जितना करंट इसमें जाएगा उतना इसमें, तो ये तो वैसे भी नजर आ रहे सीरीज में है। फिर यहाँ से जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो इसके पैरेलल में हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 और 5 10 हो गया, 10 और 10 का अगर मैं लूंगा इक्विवेलेंट तो 5 आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कैपेसिटर में उल्टा था, मतलब कैपेसिटर में जो सीरीज में कहानी थी, रेजिस्टेंस में वो पैरेलल में कहानी है, वहां जो पैरेलल में कहानी थी वो यहाँ सीरीज में कहानी है। तो 5 और 5 10 हुआ, 10 और 10 5 आया, फिर 5 और 5 सीरीज में मिलकर के 10 हुआ, फिर 10 और 10 पैरेलल में मिलकर के 5 हुआ, अगेन 5 और 5 10 हुआ, अगेन 10 और 10 5 हुआ, अगेन 5 और 5 10 हुआ, अगेन 10 और 10 5 हुआ, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो सिंपल है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल में ध्यान रखना है, जैसे कैपेसिटर में हमने सीरीज में ध्यान रखा था कि 20 और 20 10 करना है, 40 नहीं करना। तो ये पैरेलल में 10 और 10 है तो हमने 5 कर दिया उसका इक्विवेलेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके अलग अलग वैरायटीज कई सारी बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर शेप्ड वायर with resistance of each side 3 ohm is bent to form a complete circle. ठीक है, the resistance between two diametrically opposite points of the circle. मेरे पास में एक स्क्वायर शेप में वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड इज 3 ओम, हर साइड का रेजिस्टेंस 3 ओम है। ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, इसको बैंड कर दिया हमने, एक सर्कल बना दिया। ये टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, अगर मैं पूरे वायर के रेजिस्टेंस की बात करूं तो 6 9 और 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। अब इस वायर की टोटल लेंथ कितनी हो गई, साइड अगर मैं ए लेकर के चल रहा हूं तो सपोज एल लेंथ हो गई है टोटल, और 12 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। इसको मैंने एक सर्कल में बैंड कर दिया, तो मेरे पास में 12 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसको मैंने ऐसे सर्कल में बैंड कर दिया। अब इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड लिए मैंने सपोज ए और बी, तो इन दोनों के बीच में मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कितना आएगा। वही बात, इनके बीच में रेजिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पर इमेजिनरी एक बैटरी अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ से करंट आएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, तो ये पार्ट और ये पार्ट, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, ये दोनों पार्ट पैरेलल में हो जाएंगे बेटा। पैरेलल में हो जाएंगे। ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, और ये रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, क्योंकि टोटल 12 ओम था। पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और 6 की बात करेंगे तो 3 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, तो R इक्विवेलेंट विल बी 3 ओम। क्लियर हो गई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज elongated to make a uniform wire of double of its previous length. मेरे पास में एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस अभी 3 ओम है, मैंने उसको एक्सटेंड किया खींच करके। ठीक है, elongated to make a uniform wire of double of its previous length. इनिशियली लेंथ अगर L थी तो अब मैंने स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को 2L कर दिया है।
दिस न्यू वायर इज नाउ बेंड एंड द एंड्स जॉइन टू मेक अ सर्किल, इसको बेंड करके हमने एक सर्कल बना दिया इस वायर से। इफ 2 पॉइंट्स ऑन दिस सर्किल मेक एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, सर्किल पर मैंने 2 पॉइंट लिए, ये दोनों पॉइंट सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, पॉइंट्स ए और बी मान लेता हूं, पॉइंट्स मैंने ए और बी मान लिए, तो इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले तो इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था स्ट्रेचिंग ऑफ वायर वाला केस, सो मैंने इसको स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो लेंथ को अगर मैं डबल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस अब 4 टाइम्स हो जाएगा, एन स्क्वायर टाइम्स होगा ना, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस 12 ओम हो जाएगा। 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इस पूरे सर्किल का रेजिस्टेंस 12 ओम है। अब मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में बात कर रहा हूं, तो एक पार्ट ये है पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट ये है पार्ट नंबर 2, और ये दोनों पार्ट पैरेलल में होंगे। दोनों पार्ट का बेटा अलग अलग रेजिस्टेंस देख लेता हूं, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, टोटल 360 डिग्री होता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लेंथ है, ये इसके जो टोटल लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस है, उसका कितना पार्ट होगा, टोटल 360 डिग्री है, उसमें से मैं बात करता हूं 60 डिग्री के लिए, तो 360 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो 6 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये 1/6 पार्ट, ठीक है 1/6 पार्ट है, इसका मतलब इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा टोटल रेजिस्टेंस का 1/6 टाइम होना चाहिए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास में 12 ओम है, उसका 1/6 अगर मैं करूंगा तो ये रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम, तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 ओम। ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, 60 डिग्री है, 1/6 टाइम होना चाहिए, तो 1/6 टाइम मैंने रेजिस्टेंस का किया, टोटल रेजिस्टेंस वाज 12 ओम, उसका 1/6 पार्ट अगर करूंगा तो 2 ओम, 2 ओम का रेजिस्टेंस ये हुआ, रिमेनिंग रेजिस्टेंस 10 ओम ये हुआ। अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो 2 × 10/2 + 10 दैट इज 2 × 10/12 हो गया, ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, 5/3 आंसर है। ठीक है, तो इसमें दोनों बातें आ गई, कॉम्बिनेशन वाली बात भी आ गई और वायर के स्ट्रेच करने वाली बात भी आई। स्ट्रेच करके लेंथ को डबल किया है, इसलिए रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स करने के बाद में इस तरह से उसको सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद में 60 डिग्री का ये जो सर्कुलर आर्क है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, 1/6 टाइम आया, मतलब 2 ओम आया, तो ये रेजिस्टेंस 10 ओम आया, दोनों पैरेलल में हो गए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The ratio of equivalent resistance of the network between the points A and B when switch is open and switch is closed. इस सेटअप में दो केसेस बना दिए, एक बार स्विच ओपन है और एक बार स्विच क्लोज्ड है। पहले ओपन के केस में बात करते हैं और रेजिस्टेंस देखते हैं ए और बी के बीच में कितना आया। ओपन का मतलब वो बेटा इधर की तरफ कोई करंट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो करंट आएगा वो इधर जाएगा, यहाँ जो करंट आएगा वो इधर जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर जो मिलेंगे वो पैरेलल में हो जाएंगे, सिंपल बात है। तो फर्स्ट केस में अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूं तो यहाँ पर आ गया 3R और यहाँ पर भी आ गया 3R, 3R और 3R अगर पैरेलल में हो तो 3R/2 इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, सेकंड केस में मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में ये दोनों कॉमन पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेज हो गए पैरेलल में और इधर ये दोनों रेजिस्टेंसेज हो गए पैरेलल में। इन दोनों के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 2R × R/3R, R1 R2/R1 + R2, दो रेजिस्टेंसेज अगर पैरेलल में है तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2/R1 + R2 लिख सकता हूं। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ गया 2R² सॉल्व करने के बाद में ये हो गया है 2R/3। क्लियर है बेटा ये बात? यहाँ ये दोनों पैरेलल में सेम यही कहानी आएगी, ये भी 2R/3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 2R/3 और यहाँ 2R/3 ये हो जाएंगे सीरीज में, तो R2 की अगर मैं बात करूंगा तो 2R/3 + 2R/3 दैट इज 4R/3। ये रेजिस्टेंस स्विच को क्लोज करने के बाद, ये रेजिस्टेंस स्विच जब ओपन था, दोनों का अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं तो R1/R2 दैट इज इक्वल टू 3R/2 × 3/4R, और ये कैंसिल हुआ तो ये 9/8 हुआ। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा 9/8। क्वेश्चन कहता है x रेशियो 8, इसका मतलब x की वैल्यू है 9। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ओपन में सीरीज और सीरीज फिर मिला जो पैरेलल, क्लोज में पैरेलल और पैरेलल फिर जो मिला सीरीज, बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। What will be the most suitable combination of 3 resistors? 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, तीन रेजिस्टेंस है मेरे पास में, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के।
so that 22/3 ohm is the equivalent resistance of combination। मेरे पास में 3 रेजिस्टेंसेज हैं, उन 3 रेजिस्टेंसेज का क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनना चाहिए कि मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 22/3 आ जाए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे पास में 4 ऑप्शन है, क्योंकि इसमें अगर मैं हिट एंड ट्रायल पर जाऊंगा तो कैलकुलेशन करूंगा, कई सारे केसेस बन सकते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं कितने केसेस को ट्राई करूंगा, उसके बाद में आंसर आएगा। ठीक है, एक तरीका ये है कि ऑप्शन को लेकर के ट्राई कर लो, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए और सी, ए और सी का अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लूं तो आ जाएगा 2 × 6/2 + 6 दैट इज 12/8 दैट इज 3/2 इन सीरीज विद बी। इसके सीरीज में अगर बी लूंगा तो 3/2 प्लस में बी की बात करूंगा तो 4 आ जाएगा, ये 8 11/2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 22/3 नहीं है। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, मान करके चलता हूं कि इस तरह से जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन के लिए चेक करके देखा 22/3 आया है, नहीं आया, नहीं आया, तो इसी तरह से तुम सेकंड ऑप्शन चेक करके देख लो, नहीं आता है थर्ड को चेक कर लो, नहीं आता है फोर्थ को चेक कर लो। हिट एंड ट्रायल से हम कई अलग अलग केसेस बना करके अपनी तरफ से ट्राई करें, उससे बढ़िया है कि जैसे ऑप्शन कह रहा है वैसे ट्राई करके देख लो, सोल्व करके देखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी के 3 ऑप्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट, ये जो सर्किट है इसमें करंट का फ्लो कितना होगा, कितना करंट होगा। क्वेश्चन को देख करके मुझे याद आ रहा है कि कैपेसिटर में भी कुछ इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जिसमें इस तरह से वायर कनेक्ट किए हुए थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि ऐसी सिचुएशंस में पॉइंट्स लेकर के चलो और सेम पोटेंशियल के जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का नाम एक जैसा रख दो। जैसे मैंने इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, इस पॉइंट का नाम बी रख दिया, तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, क्योंकि ये ए है इसलिए ये ए हो गया, और क्योंकि ये बी है इसलिए ये बी हो गया, सेम पोटेंशियल। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंसेस देख लो कौन सा कहाँ कनेक्ट हुआ है, ये ए और बी के बीच में, ये और बी के बीच में, ये और बी के बीच में, तो तीनों रेजिस्टेंसेस ए और बी के बीच में इस तरह से कनेक्ट हो गए बेटा। इसका मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हो गए, 9 9 और 9। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो 9/R/N से अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये 3 ओम आ गया, तो यहाँ रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया, 6 वोल्ट की बैटरी है। करंट अगर कैलकुलेट करूंगा तो V/R, तो ये हो गया 6/3, तो 2 एम्पियर का करंट आया बेटा। कैलकुलेशन समझ में आया? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये वायर अगर नहीं होते तो ये सीरीज में होते। ठीक है, कहानी क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द करंट I1 इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू 1 ओम, इस 1 ओम रेजिस्टेंस में ये करंट है I1, कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से चीजों को अगर देखें, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन ऐसे क्वेश्चन में होती नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा करके कहानी को समझना है, कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है, कहाँ करंट डिवाइड हुआ, कहाँ पोटेंशियल डिवाइड हुआ। जैसे ट्राई करते हैं, हमें इसमें करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है और फिर जो आएगा वो इसके सीरीज में है, राइट। ये रेजिस्टेंस अकेला है। अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को ए और बी मान लूं तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट, क्योंकि यहां पर तो कुछ और कनेक्ट ही नहीं है। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आ गया, तो यहां पर मैं करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा I = V/R से। V/R से कैलकुलेट करूंगा तो 0.5 एम्पियर का करंट इसमें आ गया। अच्छा, ए और बी के बीच में इधर से जाकर के पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा तो भी 1 वोल्ट आएगा। यहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 1 और 1 0.5 हो गया, 0.5 और 2 मिलकर के 2.5 हो गया। सो यहां का करंट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो आ जाएगा 1/2.5 दैट इज 2/5। सही कर रहा हूं, 2/5 एम्पियर का करंट इधर आया, मतलब 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर का करंट इधर आया। यहां पहुंचने के बाद में देखूं तो करंट डिवाइड होगा इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, और यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस भी सेम है, इसलिए दोनों में करंट की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। आधा आधा डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 0.2 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ भी 0.2 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ का करंट 0.4 एम्पियर आ जाएगा। हमें इसमें कैलकुलेट करना है, मैंने सारा कैलकुलेट करके बता दिया, किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा।
ठीक है, तो ये बेसिक कहानी बस अप्लाई करनी है कि कितना करंट इधर जाएगा, उसको किस तरह से डिवाइड करना है। क्वेश्चन सिंपल ही है, बेसिक फंडा अगर क्लियर है ना सर्किट में, सीरीज पैरेलल हमको समझ में आता है, कौन सी चीज कहाँ डिवाइड हो रही है समझ में आता है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों है। इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, पहले क्वेश्चन की रीडिंग लगाते हैं। as shown in the figure, in the steady state the charge stored in the capacitor। स्टडी स्टेट में इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा। पहली बात तो ये है कि स्टडी स्टेट का मतलब क्या है। स्टडी स्टेट का मतलब ये है व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तो फिर इस पर चार्ज होगा कितना। ठीक है, अब लॉजिकली एक चीज समझ लेते हैं कि यहां से करंट आएगा और यहां पर वो डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। रेजिस्टेंस में से करंट पास हो जाता है। रेजिस्टेंस चार्ज को, करंट को स्टोर नहीं करता है, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है। जब चार्ज इधर की तरफ फ्लो करेगा बेटा तो कैपेसिटर पर धीरे धीरे चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। स्टेडी स्टेट में जब हमारा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ तो इसने चार्ज लेने से मना कर दिया। इसने चार्ज लेने से मना कर दिया तो इधर की तरफ चार्ज का फ्लो बंद हुआ। इधर अगर चार्ज का फ्लो बंद हुआ तो चार्ज या करंट केवल इधर से फ्लो करके ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात डायरेक्ट इस चीज को अप्लाई कर लेना कि अगर स्टेडी स्टेट की बात हो रही है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर कनेक्टेड है उस ब्रांच में करंट का या चार्ज का फ्लो बंद कर दो। फ्लो बंद करने के बाद में अब इस कहानी को देख लो। अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस अब सीरीज में हो गए क्योंकि करंट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है। सो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है 110 ओम और ई की वैल्यू हो गई 10 वोल्ट। ठीक है, सो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 अपॉन 110, ये आ गया है 1/11 एम्पियर। इतना करंट फ्लो कर रहा है 1/11। जरा इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, ए और बी के बीच का। तो करंट की वैल्यू तो हो गई 1/11, रेजिस्टेंस हो गया है 100, तो ये हो गया 100/11 वोल्ट। इतना पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में आ गया। ठीक है, क्यों कैलकुलेट किया, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इधर से चार्ज फ्लो कर नहीं रहा, मतलब इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट पास नहीं हो रहा। करंट पास नहीं हो रहा तो इस रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, तो इस रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना ए और बी के बीच में, क्योंकि रेजिस्टेंस पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है। ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, कैपेसिटेंस मुझे गिवन है तो कैपेसिटर पर चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा Q इक्वल टू CV से, इसको VAB लिख देता हूँ। C की वैल्यू 1.1 माइक्रो फैराड है, 10⁻⁶ लगाया। ठीक है, कूलाम में पूछा है। और V की वैल्यू हमारे पास में 100/11 आ गई है। ठीक है, इसका ये 10 आ गया, ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁴ 10⁻⁵ आया ना। ठीक है ना, 10⁻⁻5 कूलाम, 10⁻�6 में कन्वर्ट करना है तो 10⁻�6 इंटू 10 कर दूं, इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या आएगी 10। ठीक है, तो बेसिक फंडा समझ लो, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस वाला कॉम्बिनेशन अगर सर्किट में दिया हुआ है और स्टेडी स्टेट की बात करें, स्टेडी स्टेट में ही पूछेंगे, तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर विल बी फुल्ली चार्ज, और जब वो फुल्ली चार्ज होगा तो उस ब्रांच में करंट का फ्लो बंद कर दो, फिर आप कहीं करंट कैलकुलेट करो और आप कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया तो कैपेसिटर पर चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो कहानी अगर समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस है पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कैपेसिटर के साथ में जो रेजिस्टेंस है वो बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी है ऐसे क्वेश्चंस की, तो स्पेशली ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये था हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बाकी कहानी सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखें, थोरोली देखें, सारी चीज़ों को चेक करें, क्वेश्चंस को चेक करें, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें अपना फीडबैक। ठीक है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।